नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। आजकल वैसे बहुत सारे कंसर्न्स हैं जो एज अ पेरेंट हमारे दिमाग में चलते हैं, स्पेशली बच्चों को लेकर। और अगर हम बात करते हैं गैजेट्स की, तो हमें पता है कि स्क्रीन टाइम जो है वो हमारा हमेशा एक पेरेंट के लिए कंसर्न रहा है कि किस तरह से स्क्रीन टाइम बच्चों के लिए कम किया जाए और बच्चों को किताबों की तरफ लेके जाया जाए। जो उनकी रीडिंग हैबिट्स हैं कहीं ना कहीं गैजेट्स के आने से कम होती दिख रही हैं। बच्चे जो हैं अगर पढ़ने की कोशिश करते हैं तो भी वो स्क्रीन्स में होती है, जैसे किंडल आजकल बहुत फेमस है तो वहाँ पढ़ा जाता है, पर किताबों में जो पढ़ाई होती है, जो रीडिंग होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं छूटती जा रही हैं। और काफ़ी हद तक बहुत सारे पेरेंट्स कई बार इसको लेके चिंतित रहते हैं कि किस तरह बच्चों को जो है वो रीडिंग की तरफ अट्रैक्ट किया जाए, ऐसा कुछ किया जाए जिससे बच्चे खुद ही रीडिंग को लेकर इंटरेस्टेड फील हों। तो आज इसी पे बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे बहुत ही पुराने और बहुत ही हैप्पी फेस वाले हमारे स्पेशल एक्सपर्ट हैं। ये है मिस बीना पटेल। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। नमस्ते। बीना मैम जब भी यूएस से यहाँ आते हैं हम मेक श्योर करते हैं कि हमारे पास आएँ, क्योंकि इनके पास इतने नए नए आइडियाज़ होते हैं। और मैम का बच्चों को लेकर जो प्यार है, बच्चों के लिए कुछ करने की जो एक भावना है, और स्पेशली वीएनएम टीवी किड्स के साथ जो प्यार है वो उनको यहाँ खींची लाता है हमेशा। तो इसीलिए आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। एक ऐसी टेक्निक के बारे में बात करेंगे जिससे अगर आप एज अ टीचर या एज अ पेरेंट अपने बच्चों के रूटीन में लेकर आने की कोशिश करेंगे तो बच्चों के लिए रीडिंग जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग बन जाएगा। तो बीना मैम, सबसे पहले जिस तरह मैंने मेंशन किया हमारी ऑडियंस को कि गैजेट्स का युग है अब। हाँ। हम बात करें छोटे बच्चों की, मिडिल एज की, एडोलेसेंट्स की, हर बच्चे के हाथ में आजकल गैजेट दिखता है। हाँ। और इसकी वजह से भी बच्चों की रीडिंग और राइटिंग में काफ़ी तकलीफ़ें भी देखी जा रही हैं। क्या कहेंगे उस बारे में पहले? हम ये गैजेट्स को ख़त्म तो नहीं कर सकते। गैजेट्स के साथ ही काम करना है, मगर हम ऐसा करें कि एक्चुअल बुक्स होती हैं उसमें ऐसे रीडिंग करें कि बच्चों को एक्साइटमेंट हो, तो फिर गैजेट्स साइड में हो जाएंगे। पेरेंट्स और टीचर को ये ध्यान में रखना है कि जब हम स्टोरी बुक रीड करते हैं कैसे करेंगे, तो शुरू से पेज 1 से पेज लास्ट तक जाए, जिस पूरी कहानी सुने, बंद कर दे और रख दे, ऐसे तो नहीं है ना। तो ये एक एक्सपीरियंस होना चाहिए कि बच्चों को इन्वॉल्व करना चाहिए पढ़ते समय। There are different techniques to use in order to involve children in reading. Right. So it becomes an experience rather than teacher is reading and children are listening. सही बात है। तो हमें पता नहीं चलता है कि किसी को क्या समझ में आया, किसी को कोई शब्द का अर्थ नहीं मालूम तो पूछा नहीं। Because some teachers what they do is while they are reading they expect children to sit and listen. अच्छा, बेड टाइम हो तो ठीक है कि भाई अगर आप सुनते हो बात नहीं करते, मगर स्कूल में इट शुड बिकम अ लर्निंग एक्सपीरियंस, है ना जी। तो फिर गैजेट्स के साथ वो नहीं होएगा, टीचर के साथ होगा। तो गैजेट बाजू में रह जाएंगे। तो ऐसी बुक्स सिलेक्ट करें जिसमें ये कॉन्वर्सेशन पॉसिबल है। राइट। मैम की ये बात से मुझे एक बात और याद आई कि मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आपको पियानो सीखना है तो पियानो सिर्फ देखने से नहीं सीखा जाता है, पियानो बजाने से सीखा जाता है। तो जिस तरह मैम ने बताया कि रीडिंग ऐसी स्किल है जहां आप सिर्फ ये कहें कि बच्चा हमें सुने और सुनकर सीख ले तो वो सही नहीं होगा। उस प्रोसेस में हमें बच्चे को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। मैम, आपने बताया था कि डायलॉजिक रीडिंग एक ऐसा टूल है जहां आप बच्चों के लिए एक इंटरेस्टिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हैं रीडिंग को लेकर। तो ये क्या है? सो डायलॉजिक रीडिंग इज़ अ रीडिंग स्ट्रैटेजी। उसमें क्या होता है कि हम बच्चों को प्रॉम्प्ट्स देते हैं, सवाल के ज़रिए, कमेंट के ज़रिए। तो प्रॉम्प्ट्स विल encourage children to get involved, right, or participate in this story that you're reading. Dialogic reading में 5 prompts होते हैं जी। उनका एक एक्रोनिम बनाया है। इट्स CROW और D जी। C से completion prompt,
अच्छा। सो आप ऐसी बुक चूज करो जिसमें ज़्यादातर होता है बुक्स में कोई फ्रेज रिपीट होता है, या कोई कोई 2 लाइन का सॉन्ग रिपीट होता है। सो ऐसा रेपिटेशन हो, वो एक डिवाइस है जी। हाँ? तो फॉर एग्जांपल हम 3 लिटिल पिग्स की बात करें जी। तो कोई फ्रेज है जो रिपीट होता है। सो द वुल्फ विल से यार हफ एंड अल पफ एंड अल ब्रो योर हसन। सो जब हम वो पार्ट पे आते हैं ना तो बच्चों को बोलते हैं क्या कहा, सो वो बोलेंगे। हाँ, तो हम बुक में से पढ़े उसके बजाय वो हाँ वो रिपीटेड फ्रेज हो तो बच्चों बोलेंगे। सो इतने एक्साइट हो जाएंगे कब फिर से कब आएगी मेरी बारी कहने की। वो तो है कंप्लीशन। सो वो कंप्लीट करते हैं। हमने बोला क्या कहा, बच्चे कंप्लीट करेंगे हफ एंड अल पफ, राइट। सो दे सी से कंप्लीशन प्रॉम्प्ट, आर से रिकॉल। सो स्टोरी पढ़ते पढ़ते बोलते हैं कि अब ये स्टोरी में क्या हुआ था। अगर आप दूसरी तीसरी चौथी बार पढ़ रहे हो तो खुद से फिर आगे क्या होगा। सो उनको पूछे कि मालूम है कि क्या हुआ। और पहली बार पढ़ते हैं तो आधी स्टोरी हुई तो फिर पूछे कि अभी पहले क्या हुआ था, तो रिकॉल कर सके वो। अगर ध्यान देते हैं तो फिर वो बोलेंगे कि ये हुआ था। सो ये 3 लिटिल पिग्स में बोलते हैं कि पहले पिग का हाउस किससे बना था और कैसे गिर गया था। सो फिर आप आगे जा सकते हो। सो आर से रिकॉल, सो सी और आर। और ओ से होता है ओपन एंडेड प्रॉम्प्ट। सो ज़्यादातर क्या होता है कि बुक्स में इलस्ट्रेशंस होते हैं ना, तो अगर कोई ऐसी बुक है कि जहाँ बहुत डिटेल्ड चित्र हो, इलस्ट्रेशंस हो, तो आप पूछ सकते हो कि आप क्या देख रहे हो ये पेज पर। तो स्टोरी के लगते ही आंसर होंगे। पूछते हैं कि ये पेज में आप क्या देख रहे हो। तो आपने कोई पिन पॉइंटेड क्वेश्चन नहीं पूछा, ओपन क्वेश्चन पूछा। तो एक लड़का बोलेगा कि मैं ट्री देख रहा हूँ और मैं ये पिग देख रहा हूँ, उसका घर देख रहा हूँ। सो इलस्ट्रेशंस डिटेल्ड हो, वैसी बुक्स lend themselves really well to this open-ended questions. So completion, repetition और open-ended question होता है W. W से all kinds of questions which are like the WH questions. What, how, where, why वगैरह। तो आप वो प्रॉम्प्ट से आप सवाल कर सकते हो कि 3 लिटिल पिग्स में आप बोल सकते हो कि तीसरा घर क्यों नहीं गिर गया। सो उनको सोचना पड़ेगा कि कैसा था, क्यों नहीं गिरा, पहला घर क्यों गिर गया, दूसरा घर क्यों गिर गया, तीसरा क्यों नहीं गिर गया। सो ऑल दीज WH क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जो भी रेलेवेंट हो आपकी स्टोरी के लिए। करेक्ट। तो फिर इससे क्या होता है कि वोकैबुलरी बढ़ती है। सो ऑल दिस डिवाइसेस हैव लैंग्वेज बेनिफिट्स। सो वोकैबुलरी बढ़ती है और स्टोरी का स्ट्रक्चर मालूम होता है कि स्टोरी में क्या होता है कि सेटिंग होता है, कैरेक्टर्स होते हैं और एक कोई प्रॉब्लम आता है और इसका सोल्यूशन आता है और फिर एंड होता है। सो हम बच्चों को नहीं कहते कि अगर बात स्टोरी लिखनी हो तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी, हम ऐसा नहीं कहते, मगर इस चीज़ों की तरफ ध्यान हम उनका ड्रॉ करते हैं। तो पूछ सकते हैं कि भाई क्या तकलीफ आई थी पिग्स की लाइफ में, तो वो दैट वाज द प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन क्या हुआ। तो पहले पिग के पास सोल्यूशन नहीं था, दूसरे पास भी नहीं था, तीसरे के पास सोल्यूशन था। तो ये all these aspects of making a story, you can draw their attention to that through your questions. So वो नहीं कहेंगे कि this is the literary device, ऐसा नहीं बोलेंगे, मगर आप उसको expose कर रहे हो, है ना। तो ये WH questions have so much opportunity of so many kinds of questions. और लास्ट है D. So D होता है distancing prompt. दैट मीन्स बुक और लाइफ को कनेक्ट करो। तो अगर आप ये स्टोरी पढ़ रहे हो तो फिर अगर आप फील्ड ट्रिप में फार्म में गए हो
तो पूछे मालूम है हम फार्म में गए तो पिग्स देखे था ना, तो ऐसे ही पिग की ये स्टोरी है। सो आप बुक से लाइफ को जुड़ रहे हो और लाइफ को बुक से जुड़ रहे हो, तो ये कैरेक्टर उनको बहुत क्लियरली समझ में आएगा कि पिग की बात कर, हमने पिग को देखा था। ज़्यादातर क्या होता है कि पिक्चर में देखते हो मगर रियलिटी में नहीं देखा है, तो वट एवर हाउ एवर मच पॉसिबल यू कैन कनेक्ट बुक टू लाइफ, ईदर टू ऑब्जेक्ट्स और टू एक्सपीरियंसेस। कि आपने कभी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने की ट्राई किया था और हुआ था या नहीं, जैसे कि पिग ने घर बनाने से किया। सो द लास्ट वन इज इम्पोर्टेंट, इट टेक्स देम आउट ऑफ द स्टोरी बट इनटू रियल लाइफ, तो वो कनेक्ट हो सकता है स्टोरी के साथ। सो डिवाइस से ये सब नहीं होगा, है ना। सो टीचर को ये स्ट्रेटजीज ऑफ posing prompts for children, not giving them answers, but posing questions with a different kind of prompt, whether it is, you know, connection prompt hai ya, you know, book to life prompt hai, different kind of prompts, whatever is relevant, इसके ज़रिए स्टोरी में इन्वॉल्व कर सकते हैं। फिर मैंने बहुत साल पहले ये स्टोरी बुक ऐसे ही प्रेजेंट की थी, तो फिर ब्लॉक कॉर्नर में जाके घर बनाते हैं। अच्छा। दूसरा घर बनाते हैं तो गार्डन में से स्टिक्स ला के बनाते हैं, और दूसरा वो गार्डन में लॉन कटिंग आया तो ग्रास ला के फिर बोलते हैं कि देखो 3 पिग्स के जैसा हम घर बनाएंगे। सो आउटडोर एक्टिविटी में 3 पिग्स के घर बनाए, कौन सा वदर, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा नहीं है। सो या क्या होता है कि एक्टिंग इट आउट मेक्स देम अंडरस्टैंड द स्टोरी बेटर, कि क्या हुआ था, हम अब उसको नाटक की तरह रोल प्ले कर रहे हैं। तो पहले सुना, फिर पिक्चर्स देखे, अब हम एक्ट कर रहे हैं। सो ऑल डिफरेंट मीडियम से स्टोरी को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। राइट, बहुत सही बताया मैम ने, और पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है टेक्निक का। उन्होंने एक्रोनिम बताया है CROWD, क्राउड। ये एक टेक्निक है प्रॉम्प्ट करने की। अगर आप इसको अपने वहाँ पर स्कूल्स में या पेरेंट्स भी घर पर अगर ट्राई करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। जब आप स्टोरीज कहते हैं अपने बच्चों को, तो अगर आप ये सारे फेजेस, ये सारी स्टेजेस में अगर बच्चे को इन्वॉल्व करते हैं तो बच्चा उसका भाग बनता है। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि हम सिर्फ बोलें और बच्चा सुने, उससे बच्चे को स्टोरी नहीं समझ में आएगी, या बच्चा रीडिंग के लिए अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, या फिर एक्सप्रेशन के लिए भी इंटरेस्ट ना दिखाए। पर हाँ, जहाँ आप बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं ये सारे डिफरेंट स्टेजेस में, तो बच्चा खुद भी उसको रिलेट कर पाता है, और सिर्फ किताब से नहीं, किताब से रियल लाइफ में भी वो चीज़ें कैसी दिखती हैं, वो प्रैक्टिकली भी आप उसको इन्वॉल्व करते हैं, तो उससे बहुत अच्छा और पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है। मैम, आपने बात की क्राउड टेक्निक की, हमने बात की डायलॉजिक रीडिंग की। हमने पहले भी इस बारे में बात की है कि ये सारी चीज़ें जो हैं, इस पे एज अ टीचर आपका खुद का इंटरेस्ट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेफिनेटली तो क्योंकि बीना मैम थे तो बीना मैम ने किया, क्योंकि बीना मैम खुद इंटरेस्टेड हैं, और बीना मैम चाहते हैं कि मैं अपने क्लास में चीज़ों को बच्चों के लिए सिंप्लीफाई करूं और ज़्यादा रीचेबल हो मेरे बच्चों के लिए, इजीली अंडरस्टैंड कर सके। तो आपने वैसा क्रिएट किया। क्यों ज़रूरी है टीचर्स के लिए? क्योंकि आज भी जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, प्री स्कूल स्पेशली अगर हम प्री स्कूल एजुकेशन की बात करें, तो अभी भी बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ टीचर खुद भी इतने एक्सप्रेसिव नहीं है। सो ये है ना कि आप छोटे बच्चों के साथ काम करते हो, प्री स्कूलर्स और किंडरगार्टनर्स इवन, तो रोमन टाइम्स में कहते थे कि द यंगर द चाइल्ड द बेटर क्वालिफाइड टीचर शुड वर्क विद देम। So youngest population needs the best qualified teachers. हम आज नहीं कहते, वो रोमन टाइम में भी कहते थे। तो कितना इम्पोर्टेंट है, बिकॉज बच्चों के लिए सभी चीज़ पहली बार हो रही है। सो अगर आप एक्साइट हो के कोई भी बुक हो, आप एक्साइट हो के पढ़ते हो, आप प्रिपेयर करते हो बुक पढ़ने से पहले कि मैं ये पूछूंगा, तो ये क्राउड डायलॉजिक रीडिंग में क्या करते हैं कि पोस्ट-इट नोट्स लेते हैं जी, और आपको जो बुक दिखाते हो उसके पीछे
प्रॉम्प्ट लिखते हैं कि अच्छा। ये पेज आया तो मेरा ये प्रॉम्प्ट है। तो आपको जैसे हम अभी ट्राई करते थे ना सवाल सोचने का, वो नहीं पड़ती है जरूर। बच्चे नहीं देख सकते हैं आपकी तरफ, वो पिक्चर देखते हैं तो आप प्रॉम्प्ट पूछ सकते हो, और फिर कुछ और याद आए तो वो भी ऐड कर सकते हो। एटलीस्ट एक प्रॉम्प्ट फॉर एवरी डिवाइस, और CROWD सब के लिए आप एक प्रॉम्प्ट चूज कर सकते हो। अगर बुक ऐसी हो कि उसमें वो डिस्टेंसिंग का 2-3 बार अपॉर्चुनिटी है तो कर सकते हैं जी। तो जैसे भी टीचर्स यंग चिल्ड्रन के साथ काम करो, इट्स मोर डिफिकल्ट देन वर्किंग विद ओल्डर चिल्ड्रन, बिकॉज यू कैन नॉट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। कितनी सारी चीज़ें हैं जो पहली बार हो रही है ना, तो कॉन्सेप्ट पहली बार हो रही है, सर्टन स्टोरीज पहली बार हो रही है। सो फर्स्ट एक्सपोजर होता है ना, तो अगर वो एक्साइट नहीं हो तो फिर फिजल जाता है। तो छोटे बच्चों के साथ काम करने में हमारा खुद का ग्रोथ ज़्यादा होता है। वेरी ट्रू, you know. So you get to know yourself and you get to know how to reach each child, because बच्चा नहीं कहता है कि मुझे इस तरह से समझ में आएगा, उस तरह से नहीं आएगा। आपको फिगर आउट करना है कि कैसा तरीका किस बच्चे से काम करेगा। जहाँ मैम ने कहा कि जितने छोटे बच्चे उतनी एक्सपीरियंस्ड टीचर होनी चाहिए, लेकिन हमारी करंट सिचुएशन उल्टी है मैम। उनको लगता है कि जितने छोटे बच्चे हैं कम एक्सपीरियंस टीचर भी होगी, ऐसी टीचर जो शायद इस फील्ड की भी ना हो तो भी चल जाएगी। तो so बहुत ही गलत चीज़ है ये सिचुएशन है। और आई थिंक लोगों को, इवन आई फील के पेरेंट्स अगर इतना समझ जाते हैं कि जब वो किसी स्कूल में एडमिशन के लिए जाते हैं तो थोड़ा सा पूछें कि उनके बच्चे के साथ काम करने वाली टीचर जो है उनकी क्वालिफिकेशंस क्या है, क्या किस तरह से पढ़ाती है, उनकी आइडियोलॉजी क्या है। तो आई थिंक उससे भी आपको एज अ पेरेंट बहुत सारी चीजें पता चलेंगी, एंड आई थिंक आप सिलेक्ट कर पाएंगे कि आपके बच्चे के लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो रीडिंग और राइटिंग जो है ये ऐसी स्किल्स हैं जिसमें आई थिंक बच्चों के लिए इंटरेस्टेड फील करना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर वो आप एज अ टीचर उसको उनके लिए इंटरेस्टिंग बनाते हैं, आप एज अ पेरेंट इंटरेस्टिंग बनाते हैं, तो डेफिनेटली वो प्रोसेस बहुत ही सिंपल हो जाता है। क्योंकि हम रीडिंग एंड राइटिंग को ज़बरदस्ती टूल की तरह यूज़ करते हैं। हम कहते हैं कि इतना लिखना पड़ेगा, एक चीज़ को 10 बार लिखो और लर्न करो। रीडिंग बच्चे को बोली जाती है पर पेरेंट खुद रीड नहीं करता है। तो ये सारी सिचुएशंस जो हैं फिर वो कहीं ना कहीं बच्चा उन चीज़ों को डिसलाइक करने लग जाता है। क्या कहेंगे उस बारे में मीना मैम? बहुत सही बात है, क्योंकि देखो हर एक का इंटरेस्ट अलग अलग बातों में होता है। सो अगर आपके क्लास में प्री स्कूल में 10 बच्चे हो, 3 बच्चों को ये स्टोरी टाइम बहुत अच्छा लगता है, 2 बच्चे को नहीं लगता है। तो उनको स्टोरी अच्छी लगती है मगर बैठ के सुनने में नहीं, उनको स्टोरी एक्ट करने में। करेक्ट। और दूसरे 2 बच्चे हैं, उनको ये स्टोरी का पिक्चर बनाने में इंटरेस्ट है। सो एज अ टीचर दे आर ऑल एक्सपीरियंसिंग द सेम थिंग इन डिफरेंट वेज, राइट? सो अगर आप ऐसा फिक्स्ड थिंकिंग रखो कि मैं ये स्टोरी आपको सुनाती हूँ, शुरुआत से ख़त्म होए तब तक कुछ बोलना नहीं, सुनना ही है, तो बच्चे तो चले जाएंगे कहीं भी मगज में, यू नो। तो आपका जॉब है कि आप इंटरेस्टिंग बनाओ कि उनका ध्यान खींच के आपके तरफ आए जी। तो आपको ये करना है एज अ टीचर, उनको इनवाइट करना है, फोर्स नहीं करना है, वो खुद आपके पास आए कि चलो आज स्टोरी सुना। राइट। सो फिर जो टीचर स्टोरी एनेक्ट करते हैं, ऐसे बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं, शुश नहीं करते हैं, बच्चे उनके कॉर्नर में जाएंगे स्टोरी सुनने के लिए, है ना। तो you have to give them what they need. Right. They don't need to sit down and then shut up and listen. They need to get involved. Right. Play with it instead of just one way traffic, you know. बहुत सही बातें बताई मैम ने, और हमेशा जब मैम हमारे साथ जुड़ते हैं तो ये उनके टेक अवे मैं तो लेके जाती हूँ। ऑडियंस को भी पता है कि मैम हमेशा इन बातों पे एम्फसाइज करते हैं कि बच्चों को
किसी भी एक्टिविटी में अगर आप इन्वॉल्व करते हैं तो बच्चे बेटर सीखते हैं, तो उनका इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक तरफ कम्युनिकेशन या एक तरफ की लर्निंग नहीं होनी चाहिए। जितना टीचर बोल रही हैं उतना ही बच्चे को भी रेसिप्रोकेट करने का चांस और अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, तब हम भी समझ पाएंगे एज अ टीचर कि उसने कितना इस चीज़ को ग्रास्प किया है। राइट। हमारी ऑडियंस के लिए क्या मैसेज देंगे आप? मैं ये मैसेज दूंगी कि छोटे बच्चों के साथ बहुत लगाव के साथ काम करो। एक्सपेक्ट नहीं करो कि जो आप बोल रहे हो वो सब अंदर जा रहा है। एवरीवन लर्न्स डिफरेंटली, और ये बच्चा आपका हो या आपके क्लास में हो, किस तरह की प्रथा से वो सीख रहा है। 10 बच्चे हो तो 10 डिफरेंट वेज ऑफ लव टीचिंग एंड लर्निंग। मगर इससे क्या होगा कि आप you will be able to reach the child, you will be able to take him from step 1 to step 2. उसके साथ आपका भी ग्रोथ होगा कि आपको 3 तरीके से एक ही कॉन्सेप्ट बताने की आवश्यकता लगेगी, और आपको ये बात समझ में आएगी। फिर 2-4 महीनों भी 2-4 साल के बाद आपको ये सोचना भी नहीं पड़ेगा। आप अनायास दर एक बच्चे के साथ वो ये बच्चा कैसे सीखता है, ये कैसे, क्या पसंद है क्या पसंद नहीं, तो आपको जस्ट एवरीथिंग शुड बी मेड अवेलेबल सो दैट एवरीवन हैज़ अ वे टू गो एंड लर्न, है ना। तो आपको एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, फर्स्ट आपके दिमाग में, फिर स्कूल में। वेरी वेल सेड। बहुत सही बात बताई मैम ने कि स्पेशली जब आप एक अर्ली एजुकेटर हैं तो आपके कंधों पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये हम सभी के लिए, आपके अकेले के लिए, मेरे लिए भी बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि कोई माँ बाप आप पे ट्रस्ट और विश्वास करके अपने बच्चे को छोड़ के जाते हैं, और वो इस विश्वास पे छोड़ते हैं कि यहाँ से कुछ सीख के आएगा जो शायद हम नहीं सिखा सकते हैं। तो आई थिंक वो चीज़ हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे शोल्डर्स पे है, और हमारे पास आने वाला बच्चा जो है वो हमारा बच्चा है, उसके लिए हमें बेस्ट करना है। जिस तरह मैम ने कहा कि अगर 10 बच्चे हैं तो 10 की सीखने की और लर्न करने की टेक्निक्स अलग हो सकती हैं, तो आपको एज अ टीचर ये चीज़ समझनी है कि मेरे जो वो 5वां बच्चा है वो किस तरह सीख पाएगा। शायद ये 4 सही जैसे मैं सिखा रही हूँ वैसे सीख लेंगे, लेकिन ये 5वां बच्चा जो है इसको अलग तरीके से सिखाना पड़ेगा। तो शायद मैं लिखा के या बोलकर वो नहीं कर रहा है, तो मैं उसे क्ले मोल्ड करके सिखाऊं, या मैं उसे पेंटिंग करके सिखाऊं। पर वही है कि हर बच्चे की इंटरेस्ट अलग अलग होती है, और उसे उसकी कैपेबिलिटीज़ को समझना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ टीचर। बीना मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच बीना मैम, और आप सभी का भी अ बिग थैंक यू। हर हफ्ते आप इसी तरह हमारे साथ जुड़ते हैं, आगे भी ऐसे ही जुड़ने के लिए आपको VNM TV किड्स का चैनल जो है इसे लाइक करना है, शेयर करना है, लेकिन सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, तभी आप हमसे जुड़ पाएंगे। अपने घर में सेफ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।